स्वागत है आप सभी लोगों का आज की इस क्लास में। थोड़ा सा 2 दिन व्यवधान रहा क्योंकि 1.5 दिन लगभग लाइट नहीं आई, तो उससे भी बहुत सारी चीज़ें जो है अव्यवस्थित हो गई थी। हालांकि इस बीच में एक छोटा सा वीडियो सिखाने दिया था आपको हिस्ट्री का, तो उसके बीच में कुछ लोग बोल रहे थे कि सर वो जो वीडियो क्लासेस शुरू होनी थी वो हो रही हैं क्या, तो उसको लेकर के थोड़ा सा अभी मैं असमंजस में हूँ, क्योंकि एक तो बहुत सारे बच्चों के पास प्रॉपर मोबाइल फ़ोन्स नहीं है जिसमें वो ऐप डाउनलोड हो सके। तो पहली प्रॉब्लम तो वो है हमारी। एंड द सेकंड प्रॉब्लम इज़ दैट के नेट कंजम्पशन को लेकर के भी थोड़ा सा अभी मेरे दिमाग में आइडिया नहीं है उसका, बिकॉज़ आपको जो नेट कंजम्पशन उसमें मिलने वाला है वो 1.5 GB मिलता है, और अगर वो नेट कंज्यूम हो गया आपका तो फिर आपको वीडियोस देखने में और अपने पर्सनल एंटरटेनमेंट वगैरह के लिए फिर नेट की प्रॉब्लम हो सकती है। हालांकि हम कोशिश करेंगे जल्दी 1-2 लोग और फ़ोन लोग ले लें, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा। कोशिश तो जारी ही है। अब एक और आखिरी जो प्रश्न मैं आपको बताने जा रहा हूँ, एक और आपका बार बार जो प्रश्न लोग बैक करते हैं, पूछते हैं सर क्या पढ़ें। बहुत सारे लोगों का कहना है सर क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें। देखिए 1-2 चीज़ें हैं। कई बार क्या होता है कि हम यहाँ वहाँ उलझते रहते हैं, फालतू में जो है मेहनत करते हैं, इधर उधर ढूंढते रहते हैं चीज़ों को, और वो हमारे पास ही होती हैं और हम उनको समझ नहीं पाते। तो देखिए सबसे पहले मैं बहुत स्ट्रिक्ट होकर के आपको हिस्ट्री की जो NCERT पढ़ा रहा हूँ, ये आप समझ लीजिए कि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उसके लिए ये सबसे पहला अस्त्र है, और आप यूँ भी कह सकते हैं कि सबसे बड़ा अस्त्र है, क्योंकि इससे आप बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। और जैसे मनीषा का मैंने देखा होगा, डालता हूँ, वो खुद ही क्वेश्चन ढूंढती है, मुझे ज़रूरत नहीं होती है एक्चुअली। मैं जो भी लाइन आपको बता रहा हूँ, आया हो या ना आया हो उससे मुझे लेना देना नहीं है, लेकिन जो भी मैं आपको बता रहा हूँ ये बात आप जान लीजिए कि ये अगर आया हो सकता है पूछा गया हो क्वेश्चन तो किसी दूसरे तरीके से रिपीट हो सकता है, और अगर नहीं पूछा गया है क्वेश्चन तो आएगा। तो देखिए पहली बात तो हिस्ट्री को यदि आप टारगेट कर रहे हैं तो जो NCERT है, NCERT से मेरा मतलब अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो, यानी नई वाली NCERT, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री जिसको बोलते हैं हम लोग, और सेकंड वन जो ओल्ड NCERTs थी, जिसमें एंशियंट के लिए रामशरण शर्मा, मिडिएवल के लिए सतीश चंद्र, और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए विपिन चंद्र। तो ये आपके लिए समझ लीजिए कि एकदम से परफेक्ट बुक्स हैं, और इसको पढ़ने के बाद आप बहुत बड़ा एक टारगेट अचीव कर सकते हो। आपको बहुत ज़रूरत नहीं है कि बहुत ज़्यादा यहाँ वहाँ भटका जाए। बाकी रही बात थोड़ी सी रह जाती है फैक्ट्स की। कई लोगों को लगता है कि अभी फैक्ट्स शायद कम हैं, वो फैक्ट्स कवरेज 10-20% है, उसके पीछे आप ज़्यादा ना भागो, वो हम लोग करा देंगे। आप इस बुक को थॉरोली आप पढ़िए, विश्वास करिए, क्योंकि मैं बता रहा हूँ जैसे अभी मनीषा ने देखा तो बताया, देखिए ये क्वेश्चन आए थे, मैंने तो नहीं देखा 2011 और 12। और जो लोग नेट और JRF का एग्ज़ाम हिस्ट्री से देने के इच्छुक हैं उनके लिए भी मैं विद गारंटी बता रहा हूँ कि आप इन जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप इसको विश्वास के साथ फॉलो करिए, और साथ में मैं अपनी जानकारियाँ भी आपको देता हूँ जब मैं पढ़ाता हूँ, तो आपका एग्ज़ाम बड़े आराम से निकल जाएगा। तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे बुक्स का जो बंडल है वो भी आप क्रिएट ना करो अपने आगे, नहीं तो आप रिवाइज़ नहीं कर पाओगे उनको समय के साथ साथ। तो ये सीरीज़ चलाएंगे आप लोग, सुनेंगे। तो मैं अगर और आगे बढ़ता है कार्यक्रम तो मैं ज्योग्राफ़ी जो है आपकी वहाँ से भी शुरुआत कर दूंगा पढ़ाने के लिए। तो ज्योग्राफ़ी स्टार्ट कर दूंगा। PCS जो नेक्स्ट प्रीलिम्स आएगा या और भी कोई एग्ज़ाम आएंगे तो हिस्ट्री ज्योग्राफ़ी एक बहुत बड़ा पोर्शन क्रिएट करते हैं उसमें से। उसके बाद आता है साइंस। ये 3 विषय आपके तैयार हो जाते हैं तो PCS लगभग आपके हाथ में आ जाता है। बचता है करंट अफेयर्स। तो आप करंट अफेयर्स तो तैयार कर सकते हैं हम लोग उसी समय जब आप एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से मेरी बात जो थी वो आपको समझ में आ गई होगी जो मैं कहना चाहता हूँ। तो आज हम अगले एपिसोड में, या यूँ कह लीजिए कि अगले भाग में, ये सिंधु सभ्यता के हम लोग जाएंगे। और आप कोशिश किया करो, ढूंढा करो, SSC का सॉल्व है, SSC के पुराने पेपर्स हैं। जो लोग छोटी तैयारी कर रहे हैं, बड़ी तैयारी कर रहे हो, मनीषा की तरह UPSC देख लो, UPPCS देख लो, MPPSC के देख लो, आपको क्वेश्चन सारे वहाँ से आपको मिल जाएंगे जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ से। और जो थोड़े बहुत बच जाते हैं तो उसका बहुत ज़्यादा वो नहीं होता, बाद में जब आप क्लास में आने लगो तो करा देंगे। पहले आप बेसिक थीम्स को समझिए, इंटरेस्टिंगली उसको समझने की कोशिश करिए। एक आप कहानी पूरी समझने के लिए जा रहे हो इतिहास भारत का, तो बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए भी हैं। और मैं आप चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा सीख करके सोचना भी सीखो चीज़ों को, तब आपके चीज़ों में आएगी। अभी जो लोग सिलेक्ट होते हैं, आप देखिए अभी भी एग्ज़ाम निकला है,
तो उन्होंने मेहनत की है, उस तरीके की पढ़ा है, जब जा कर के निकला है, लंबा समय दिया है, चीज़ों को समझा है। हालांकि सभी लोग बहुत अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। जिस दिन हमने उस दिन चेक किया था वीडियो कॉल को, तो बहुत सारे लोग कनेक्ट हुए, बाद में भी कनेक्ट होते रहे। मैंने अपेक्षा नहीं की थी कि नए बच्चे इस तरीके से रिस्पॉन्स करेंगे, तो उनको भी मुझे बहुत अच्छा लगा देख करके। तो आज हम इस चैप्टर को शुरू करने के लिए जा रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, और इसको आप पढ़िएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं आगे। तो अब जो हमारा टॉपिक है आगे, वो है बाट। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, बाट से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पीछे हमने देखा था कि अलग अलग मगन, दिलुमन और मेलुहा के बारे में आपको मैंने पढ़ाया था। आप देखिएगा यहाँ से भी क्वेश्चन बना होगा। तो मगन, दिलुमन और मेलुहा में आपने ये भी देखा था कि बहुत सारी ऐसी सभ्यताएं थीं जो बाट प्रणाली जो थी, यानी कि जो तौलने की जो प्रणाली थी, वो सिंधु सभ्यता की फॉलो करते थे। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि विनिमय बाटों की एक सूक्ष्म या परिशुद्ध प्रणाली द्वारा नियंत्रित थे। ये बाट सामान्यतः चर्ट नामक पत्थर से बनाए जाते हैं। तो देखिए, ये चर्ट नामक पत्थर आप नोट कर लीजिएगा, पूछ लेते हैं। चर्ट नामक पत्थर से बनाए जाते थे और आमतौर पर किसी भी तरह के निशान से रहित घनाकार होते थे। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि किस शेप के होते थे, ठीक है ना। सिंधु सभ्यता के जो बाट हैं उनके शेप को भी पूछा जाता है, ठीक है ना। तो हिस्टोरिकल एविडेंस के रूप में ये चीज़ है। तो अब जैसे आज की आप देखते हैं तो बाट आपके लगभग ऐसे गोल, या फिर आप देखते हैं इस तरह से, ये ऐसे इस शेप के बाट होते हैं आज की दुकान में। तो वो लोग आपको कई सारे ऑप्शन दे सकते हैं, तो आपको देखेंगे कि घनाकार होते थे। इन बाटों के निचले मानदंड द्विआधारी 1, 2, 3, 4, 8, 16, 32 इस तरह से करके थे, जबकि ऊपरी मानदंड दशमलव प्रणाली के अनुसरण करते थे। तो ऊपरी अपर लिमिट्स थी वो दशमलव में चलती थी, और निचले स्तर पर जो थी वो द्विआधारी उस पर चलता था। छोटे बाटों का प्रयोग संभवतः आभूषण और मनकों को तौलने के लिए किया जाता था। धातु से बने तराजू के पलड़े भी मिले हैं। तो देखिए, यही सब पूछ लिया जाता है, क्या क्या मिला है। तो पूछेंगे तराजू मिला है क्या, तो तराजू मिला है। देखिए आपने लिखा है कि भाई मिला है, तो इसका मतलब सही हुआ स्टेटमेंट। तो इस तरह से क्वेश्चन बनाया जाता है परीक्षा में। तो ये बाट से क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। यही सब पूछा जाएगा इम्पॉर्टेंटली जो इसमें दिया हुआ है। अब यहाँ वहाँ की तो दुनिया भर की चीज़ें तमाम हैं। आगे देखिए, प्राचीन सत्ता। अब यहाँ हम जो है कोशिश करेंगे कि जो पॉलिटिक्स थी उस समय की, राजनीति थी, रूलिंग थी, कैसे रूल किया जाता था, ये सारी चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे। हालांकि हमें, जैसा कि मैंने बताया, कि कोई स्पष्ट प्रमाण तो मिलता नहीं है इस चीज़ का कि कैसे सब हुआ था, लेकिन जो भी हमको पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं, हिस्टोरिकल एविडेंसेस मिलते हैं, उससे हम एक आइडिया लगा सकते हैं। लेकिन हड़प्पाई समाज में जटिल फैसले लेने और उन्हें कार्यान्वित करने के संकेत मिलते हैं। ऐसा संकेत मिलता है कि हड़प्पा में जटिल फैसले लिए जाते थे और उन्हें फिर इम्प्लीमेंट भी किया जाता था। उदाहरण के लिए हड़प्पाई पुरावस्तुओं में असाधारण एकरूपता को ही ले लें। अब देखिए, पूरी हड़प्पाई सभ्यता जो ऊपर शार्तगोई अफ़गानिस्तान से लेकर के नीचे महाराष्ट्र तक मिलती है, इधर पूरा बिल्कुल जो है उधर बलूचिस्तान के छोर, ईरान के उधर से लेकर के आप देखते हैं आलमगीरपुर तक मिलती है। तो ये इसकी जो विशालता है पूरे सभ्यता की, आप देखते हैं कि इसमें हमको एक रूपता दिखाई देती है। तो एक रूपता तभी हो सकती थी जब नियम और कानूनों का जो पालन है वो बहुत सख्ती के साथ किया जाता हो, कि ऐसे ही मकान बनेंगे, ऐसे ही बाट चलेंगे, यही सब कुछ होगा। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। देखिए, अब जैसे अब मैंने बताया था मृदभांड, यानी कि जो पॉटरी होती है आपकी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। मोहरें, बाट तथा ईंटों से ये चीज़ स्पष्ट है। आज भी आप जाइए पूरे भारत में, आपको एक जैसी ईंट मिलेंगी सब जगह पर। कंपनी अलग अलग हो सकती है, लेकिन ईंट एक जैसी होती हैं सारी। महत्वपूर्ण बात यह है कि ईंटों जिनका उत्पादन स्पष्ट रूप से किसी एक केंद्र पर नहीं होता था, जम्मू से गुजरात तक पूरे क्षेत्र में समान अनुपात की थी। हमने यह भी देखा है कि अलग अलग कारणों से बस्तियां विशेष स्थानों पर आवश्यकता अनुसार स्थापित भी की थी। अभी हमने देखा था कि कार्निलियन मनकों के लिए या और किसी चीज़ के लिए हमने अलग अलग जगह पर बस्तियां बसाई थी, ताकि शार्तगोई में लार्जवद मणि के लिए, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
वहाँ पर बस्तियाँ सिर्फ इसलिए बसाई गई थी ताकि वहाँ से उस सब चीज़ों को लाया जा सके या वहीं पर उस सब चीज़ों का उत्पादन किया जा सके। इसके अतिरिक्त ईंट बनाने और विशाल दीवारों तथा चबूतरों के निर्माण के लिए श्रम संगठित किया गया था। इन सभी क्रियाकलापों को कौन संगठित करता था? देखिए, अब हर चीज़ जब होती है कहीं तो इसको कौन कराता है? अब सड़क बनती है आपके शहर में तो कौन करवाती है? कोई ना कोई एक, हर जगह पर एक शासन होता है, प्रशासन होता है, कोई एक रूलिंग पावर होती है इंग्लिश में कहें तो। प्रासाद तथा शासक। प्रासाद का मतलब होता है महल, इंग्लिश मीडियम वाले समझ लीजिए, प्रासाद मीन्स पैलेस। शासक माने रूलर्स, इंग्लिश के लिए बताए तो शासक मतलब रूलर्स। सत्ता के केंद्र तथा सत्ताधारी लोगों के विषय में पुरातात्विक विवरण हमें कोई त्वरित उत्तर नहीं देते। तो देखिए, जो हमको पुरातत्व से प्राप्त होता है वो कुछ हमको स्पष्ट रूप से समझ में नहीं आता कि क्या रहा होगा उस समय। पुजारी राजा का जो सिर देख रहे हैं, एक पुरोहित राजा देख रहे हैं आप ऊपर की तरफ, ये जो छूट गया, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसको देखिए, ये जो वेशभूषा वगैरह सब दिखाई दे रही है, तो इसको कई बार पुजारी भी बोलते हैं, कुछ लोग राजा समझते हैं, अपने अपने इंटरप्रिटेशन है लोगों के। पुरातत्वविदों ने मोहनजोदड़ो से मिले विशाल भवन को एक प्रासाद की संज्ञा दी है। तो मोहनजोदड़ो से एक जो विशाल भवन मिला है उसको ये माना है कि ये पैलेस था। कोई पूछ लिया जाता है भाई विशाल भवन कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से। परंतु इससे संबंध कोई भव्य वस्तुएं नहीं मिली। एक पत्थर की मूर्ति को पुरोहित राजा की संज्ञा दी गई है। तो देखिए, मैंने आपको बताया कि ये कहाँ से मिली है, तो ये भी पूछा जाता है पुरोहित राजा कहाँ से मिला है। तो देखिए, मोहनजोदड़ो से मिला है ये, और यह नाम आज भी प्रचलित है। ऐसा इसलिए क्योंकि पुरातत्वविद मेसोपोटामिया के इतिहास तथा वहाँ के पुरोहित राजाओं से परिचित थे। तो जो साम्यता है वो मेसोपोटामिया की सभ्यता से लेकर के आई है। आपको अगर इंटरेस्ट आता है हिस्ट्री में तो आप इन सारी सभ्यताओं के बारे में भी जानो, पढ़ो, कहीं से मिल जाएगा आपको। पुरानी NCERTs थी, उसमें 6th, 7th, 8th में मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में और नील नदी की सभ्यता के बारे में परिचय है। एटलीस्ट कम से कम आप उससे परिचित होइए, पढ़िए। जितना ज्ञान आपका बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा आप चीज़ों के उत्तर ज़्यादा दे पाएंगे। ये भी आप समझ लो, कोई ऐसी कोई रटने वाली चीज़ें नहीं होती हैं। रट भी वही लोग सकते हैं या याद भी उन्हीं को रहता है जिनको चीज़ें समझ में आई होती हैं। और यही समानताएं उन्होंने सिंधु क्षेत्र में भी ढूंढी। लेकिन जैसा कि हम देखेंगे पृष्ठ 23 पर, जैसा भी आगे, हड़प्पा सभ्यता की अनुष्ठानिक प्रथाएं अभी तक ठीक प्रकार से समझी नहीं जा सकी हैं और ना ही ये जानने का साधन हमारे पास उपलब्ध है कि लोग इन अनुष्ठानों का निष्पादन करते थे, उन्हीं के पास राजनीतिक सत्ता होती थी। कुछ पुरातत्वविद इस मत से भी हड़प्पाई समाज के में शासक नहीं थे ये भी मानते हैं। देखो, कुछ लोगों का मानना यह था कि हड़प्पा सभ्यता में शासक थे ही नहीं, ऐसा मानते हैं। सभी की सामाजिक स्थिति समान थी, ऐसा मानते हैं। दूसरे पुरातत्वविद यह मानते हैं कि यहाँ कोई एक नहीं बल्कि कई शासक थे, जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा आदि के अलग अलग राजा थे। कुछ और यह तर्क देते हैं कि यह एक ही राज्य के अधीन था, जैसा कि पुरावस्तुओं में समानताओं के आधार पर हमको प्राप्त होता है। नियोजित बस्तियों के साक्ष्य, ईंटों के आकार और निश्चित अनुपात तथा बस्तियों के कच्चे माल के स्रोतों के समीप होने के से स्पष्ट होता है। अभी तक यह स्थिति की में अंतिम संकल्पना सबसे युक्ति संगत प्रतीत होती है। ठीक है, अभी तक जो भी कुछ है हमारे पास उसमें जो हमको सबसे युक्ति संगत प्रतीत होता है वो यही चीज़ है, क्योंकि यह कदाचित संभव नहीं लगता कि पूरे के पूरे समुदायों द्वारा इकट्ठे ऐसे जटिल निर्णय लेने के साथ कार्यान्वित किए जाते होंगे। तो ये आप देख लीजिएगा, हालांकि यहाँ से ऐसे क्वेश्चन तो नहीं पूछे जाते, लेकिन आपसे ऑप्शन दे करके कुछ क्वेश्चन बनाया जा सकता है। अब देखिए, हड़प्पा सभ्यता का अंत, ये मेंस का क्वेश्चन भी है कि हड़प्पा सभ्यता, इतनी विशाल सभ्यता गायब हो गई, ये कैसे संभव हुआ। ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिनके अनुसार 1800 ईसा पूर्व, अब देखिए ये याद रखिएगा, पूर्व तक चोलिस्तान, अब चोलिस्तान हमने शुरू में पढ़ा था, आप याद करिएगा चोलिस्तान क्या है, जैसे क्षेत्रों में अधिकांश विकसित हड़प्पा स्थलों को त्याग दिया गया था, छोड़ दिया गया था, ख़त्म हो गए थे। अब इसको आप ये भी समझ लेना कि हड़प्पा सभ्यता का अंत का मतलब ये नहीं है कि भाई लोग मर गए थे कि कुछ ऐसा हो गया था, ये नहीं होता है।
किसी सभ्यता का मृत हो जाने का मतलब ये नहीं कि लोग मर गए या कुछ हो गया। जो रीति रिवाज या जो इस तरीके की चीज़ें होती थी उस दौर में, उनका ख़त्म हो जाना, जैसे आप देख रहे हो एक विशेष प्रकार की एक रूपता हुआ करती थी, आप देख रहे हो ना, तो वो समाप्त हो गई समय के साथ। बाट मन के ये सब आप जो देखते थे, ये कहाँ चले गए? लोग तो रही होंगे, पीढ़ी दर पीढ़ी आते गए होंगे, तो आप इसको देखेंगे चेंजेस हमेशा हुए। अब जैसे आप देखिए कि हम लोग देखते हैं गुप्त काल तक भी हमको कोई ऐसे नहीं पता लग पाता कि लोग किस तरह से रहते थे, लेकिन हम 11वीं शताब्दी से कुछ अनुमान लगाना शुरू करते हैं कि लोग किस प्रकार से रहा करते होंगे उस दौर में। फिर हम देखते हैं कि हमारे सुल्तानों के आने के बाद हमारे तौर तरीक़ों में एक फ़र्क आता है, हमारे खान पान में फ़र्क आता है। मुग़लों के बाद फिर ये फ़र्क और बनता है। अब सब लोग उस ज़माने में इस तरीके के थे, लेकिन फिर अंग्रेज़ लोग आए, तो अंग्रेज़ लोगों ने आकर के फिर एक बदलाव हमारी संस्कृति में किया। लोग बाग कोट पैंट पहनने लगे, टाई पहनने लगे, इंग्लिश मीडियम में जाने लगे। तो दीज आर ऑल द चेंजेस। ऐसा नहीं है कि लोग ख़त्म हो गए, कहीं चले गए, बट जिस तरह की जो वो संगठन था, जिस तरीके से सभ्यता थी, वो कहीं चली गई। ये बात महत्वपूर्ण है यहाँ पर समझने के लिए। इसलिए सभ्यता के पतन का तात्पर्य यह है कि जिस रीति रिवाज को, जिन परंपराओं को, जिन तौर तरीक़ों को वो लोग अपनाते थे, वो कहीं चला गया, तो त्याग दिए थे। इसके साथ ही गुजरात, हरियाणा तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश की नई बस्तियां आगे बढ़ने लगी। तो अब जो नई बस्तियां थी वो इस तरफ आगे बढ़ने लगी थी। ऐसा लगता है कि उत्तर हड़प्पा के क्षेत्र 1900 ईसा पूर्व के बाद भी अस्तित्व में रहे। तो उत्तर हड़प्पा क्षेत्र जो बाद के हड़प्पा में 1900 ईसा पूर्व तक भी अस्तित्व में बने रहे थे। ये अभी मानचित्र में मैं समझाऊंगा कहाँ कहाँ थे। कुछ चुने हुए हड़प्पा स्थलों की भौतिक संस्कृति में बदलाव आया था, जैसे सभ्यता की विशिष्ट पुरावस्तुओं, बाटों, मोहरों, विशिष्ट मनकों का समाप्त हो जाना। देखिए यही बता रहा था मैं आपको, ठीक है। तो ऑप्शन IAS जैसे या JRF नेट में पूछा जा सकता है आपसे कि भाई कैसे हमको समझ में आता है कि सभ्यता का पतन हो रहा था। तो सभ्यता का पतन आदमियों के मर जाने से नहीं होता। सभ्यता का पतन तब होता है, या उस पतन का मतलब समाप्त हो जाती है कोई चीज़, जब उसके तौर तरीक़ों में, संस्कृति में, जैसे लोगों के रहन सहन में बदलाव होने लगता है। से इंटरनेट आने के बाद भी आपका कल्चर बहुत ज़्यादा बदल गया ना, पहले से सोसाइटी खुलने लगी, ठीक है ना। लोग सेल्फ़ी खींचने लगे, पहले कहाँ सेल्फ़ी खींचते थे लोग, तो लोगों की फ़ोटोज़ कॉमन हो गई, शेयर करने लगे। अब ये सब चीज़ें कहाँ थी पहले? शेयर वेयर सब कुछ जानता था क्या कोई? तो देखिए ये सब चीज़ें थी। लेखन, अब देखिए राइटिंग, स्क्रिप्ट जो थी वो भी गायब हो गई, इसलिए हम इसको पढ़ नहीं पाते हैं। लंबी दूरी तक व्यापार, शिल्प विशेषज्ञता सब समाप्त हो गई। सामान्यतः थोड़ी वस्तुओं के निर्माण के लिए थोड़ा ही माल प्रयोग में लाया जाता था। आवास निर्माण की तकनीक का ह्रास हुआ था। देखिए आवास पक्के बने थे, लेकिन बाद में ये, और आप देखोगे वैदिक सभ्यता में तो कुटिया उटिया में रहा करते थे लोग बाग। तो हड़प्पा सभ्यता वैदिक सभ्यता की तुलना में भौतिक स्तर पर काफ़ी ऊंची थी, ये भी आप जान लीजिए। आध्यात्मिक स्तर पर हमें कोई स्क्रिप्ट्स मिलती नहीं है तो हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन जो फिजिकल, जो भौतिक स्तर था हमारी सभ्यता का, वो हड़प्पा सभ्यता का बहुत स्टैंडर्ड था तुलनात्मक रूप से वैदिक लोगों के। आवास के निर्माण की तकनीक का ह्रास हुआ। यही सब चीज़ें पूछ लेते हैं कि सिंधु सभ्यता के ह्रास के कौन कौन से संकेत हम लोग शामिल कर सकते हैं। तो 1, 2, 3 और फिर ABCD करके बनाते हैं। बड़ी सार्वजनिक संरचनाओं का निर्माण अब बंद हो गया। कुल मिलाकर पुरावस्तुओं तथा बस्तियाँ इन संस्कृतियों में ग्रामीण जीवन शैली की ओर संकेत करती हैं। तो ग्रामीण मतलब उस समय एक शहरी संस्कृति थी, इसलिए हम इसको नगरीय सभ्यता कहते हैं, लेकिन अब ये इसका डाउनफॉल हुआ तो ये ग्रामीण सभ्यता में। अब ग्रामीण सभ्यता शहरी सभ्यता का एक बेसिक डिफरेंस देखिए। गांव में आपको कच्चे मकान मिलेंगे, ठीक है, शहरों में आपको पक्के मकान मिलेंगे। शहर में रोड्स आपको पक्की मिलेंगी, गांव में आपको रोड कच्ची मिलेंगी। शहर में लोग व्यापार, सेवा, इन सब से जुड़े रहते हैं, ठीक है ना। गांव में लोग केवल एक कृषि वाला काम करते हैं। तो ये सारी चीज़ें समझने की और मतलब डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग और जीवन शैली का संकेत करते हैं। इन संस्कृतियों को उत्तर हड़प्पा, उत्तर का मतलब बाद का, लेटर, इंग्लिश में बता देता हूँ, लेटर हड़प्पन, हड़प्पा के बाद की
या अनुवर्ती संस्कृतियां कहते हैं। ये परिवर्तन कैसे हुए, इसके विषय में कई व्याख्याएं दी गई हैं। इनमें जलवायु परिवर्तन देखिए ये है, वनों की कटाई, ये सब कारण पूछ लिए जाते हैं, अत्यधिक बाढ़, नदियों का सूख जाना या मार्ग बदल लेना तथा भूमि का अत्यधिक उपयोग सम्मिलित है। ऐसा माना जाता है कि इस 1000-1500 साल में इन्होंने अत्यधिक जो वहाँ के साधन थे उसका दोहन किया तो जलवायु परिवर्तन हुआ। देखिए ये आज की समस्या हमारे लिए भी बनी हुई है, बहुत वनों की कटाई हुई, उससे भी देखो नुकसान हुआ, बार बार बाढ़ आई, नदियाँ सूख गईं या मार्ग बदल गया। तो ये सारी चीज़ें जब हुई तो इनमें से कुछ कारणों से कुछ बस्तियों के संदर्भ में तो सही हो सकते हैं, परंतु पूरी सभ्यता के पतन की व्याख्या इससे नहीं मिलती है। अब आप इससे इतिहास को बहुत टेक्निकल तरीके से समझ रहे हैं, क्वेश्चन कैसा भी बन जाए आप उसको बहुत बार बार आप इसको सुनिए, ये भी बता रहा हूँ मैं आपको। ऐसा नहीं है कि एक बार हाँ पढ़ लिया, ये बुक आपको बार बार पढ़नी है, चीज़ों को बार बार, आप लोग का ज्ञान उस स्तर का नहीं है, जब आप इसको बार बार पढ़ोगे तो आप महसूस करोगे कि हर बार आपने कोई चीज़ नई सीखी है। ऐसा लगता है कि एक सुदृढ़ एकीकरण के तत्व संभवतः हड़प्पाई राज्य का अंत हो गया था। तो देखिए जो एकीकरण करने के लिए जो चीज़ चाहिए वो होती है एक रूलिंग पावर, जो सबको एकजुट बनाती है। जैसे अंग्रेज़ों ने पूरे भारत को अपने अंडर में लिया, उससे पहले मुग़लों ने लिया, फिर सुल्तानों ने लिया, फिर गुप्त थे, तमाम राजपूत थे, इस तरह से। तो एक रूलिंग पावर चाहिए। तो रूलिंग पावर होने की वजह से ये सारी चीज़ें जो थी दिखाई देती हैं हमको, वो अब समाप्त होती हैं। मोहरों, लिपि, विशिष्ट मनकों, मृदबाणों का लोप, मानकीकृत बांट प्रणाली, मानकीकृत माने स्टैंडर्डाइज प्रणाली के साथ स्थानीय बांटों का प्रयोग होने लगा। अब लोग स्थानीय मतलब लोकल बांटों का प्रयोग करने लगे, मतलब सब अपने मन से, जो भी हर जगह हर कुछ अलग अलग चलता था। शहरों के पतन, ठीक है, शहरों का पतन तथा परित्याग जैसे परिवर्तनों से इस तर्क को बल मिलता है। उपमहाद्वीप को एक पूरी तरह से अलग क्षेत्र में नए शहरों का विकास के लिए एक सहस्त्राब्दी से भी अधिक समय की प्रतीक्षा करनी पड़ी। और इसके बाद क्या हुआ कि नए शहर बनने के लिए, अभी एक बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, नए शहर बनने के लिए 1000 साल तक की फिर उसके बाद प्रतीक्षा करनी पड़ी। देखिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसको बोलते हैं हम लोग प्रथम नगरीकरण, और इस पर पूछा जाता है क्वेश्चन मेंस में भी, ठीक है। सिंधु सभ्यता के दौर में जो नगरीकरण था वो फर्स्ट अर्बनाइजेशन, इंग्लिश में बता रहा हूँ, अर्बनाइजेशन कहलाता है, जो बहुत व्यापक रूप से हुआ। इसके बाद फिर 1500 ईसा पूर्व से जो हम लोग आर्यों के बारे में बड़ी महानता पढ़ते हैं उनके विषय में, इस दौर में ऐसी संस्कृति का विकास नहीं हो पाया। और ऋषि मुनियों की कहानियाँ और ये सब बातें आप सुनते हो। समाज में परिवर्तन हुए, चीज़ें आपने जैसे देखी, जाति एक ऐसी चीज़ बन गई, वर्ण बन गया तो हमेशा के लिए हो गया, और ये अस्तित्व में आज भी है, 3500 साल की परंपरा चल रही है। तो हम जो है सबसे अच्छी जिस चीज़ में हैं, उस दिन मैं समझा रहा था, वो इन्हीं सब चीज़ों में हैं हम लोग, आज भी चली आ रही है। और फिर 500 ईसा पूर्व तक हम ये सब नाटकबाजी देखते हैं दुनिया भर की, धार्मिक किस्म की। लेकिन फिर एक रेवोल्यूशन होता है, रेवोल्यूशन कई लेवल पर होता है, सामाजिक परिवर्तन होता है, बहुत सारी चीज़ें। और आप देखते हैं 600 ईसा पूर्व के लगभग में हमें दोबारा नगर दिखना शुरू होते हैं। तो जब आप महाजनपद पढ़ते हैं, तो मैं वहीं तक ले जा रहा हूँ संदर्भ को लेकर के, ताकि आपको बात अच्छे से समझ में आ जाए। महाजनपदों के काल में हम नए नगरों का विकास देखते हैं। आपने वैशाली का नाम सुना होगा, एक उपन्यास भी है वैशाली की नगर वधू। आप नाम बताइएगा मुझे किसने लिखा है, ठीक है। इसी तरह से चंपा, वाराणसी, काशी, बहुत सारी जगह उस समय बहुत पॉपुलर थी, नगर हुआ करते थे। ये नगरीकरण होने में भाई बहुत समय लगा, बनने के लिए 1000 साल का इंतज़ार करना पड़ा, क्योंकि नगर बनाने के लिए जिन साधनों की आवश्यकता पड़ती है, पता है, आप समझ सकते हो, पता है आपको, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। नगरों के लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जिसके लिए बहुत सारा पैसा चाहिए होता है। रोड्स, आज बिजली, पानी, ये सारी सुविधाएं, भौतिक जो साधन है, इनको पैदा करने में बड़ा लगता है।
तो देखिए इधर इस मैप को भी थोड़ा सा देख लेते हैं। ये दिया हुआ है यहाँ पर एक हल्का सा, ये झूकर झाकर संस्कृति कभी पूछ लेते हैं। देखो ये शवाधान एच संस्कृति पूछ लेते हैं, ठीक है ना। रंगपुर 12 BC, ये सब वो उसी जगह पर वो साक्ष्य मिलते हैं जो बताते हैं कि संस्कृति शहर की तरह से, शहर से उसका पतन ग्रामीण संस्कृति में हो गया था, रूरल। आक्रमण के साथ साक्ष्य, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट एक बिंदु है जिसको आर्यों के काल में जो है बड़ा, आर्यों से जब जोड़ करके चीज़ों को देखा गया तो बड़ा इसको हाइप दिया गया, इसको बड़ा ऊंचाई दी गई इस बात को कि भाई आर्यों ने आक्रमण किया और इसको नष्ट कर दिया सिंधु सभ्यता को पूरी तरह से। तो काफ़ी समय तक यही चीज़ चलती रही, वो बात कोई भी हो, लेकिन वो ये भी बताती है कि आर्य लोग बाहर से आए थे, भारत के नहीं थे। डेडमैन लेन एक सकरी गली है जिसकी चौड़ाई 3 से 6 फीट परिवर्ती है। वह बिंदु जहां एक गली पश्चिम की ओर मुड़ती है, 6 फीट 2 इंच की गहराई पर एक खोपड़ी का भाग तथा एक वयस्क की छाती तथा हाथ के ऊपरी भाग की हड्डियां मिली हैं। ये सभी बहुत भुरभुरी अवस्था में थी। यह धड़ पीठ के बल गली में आड़ा पड़ा हुआ था। पश्चिम की ओर 15 इंच की दूरी पर एक छोटी खोपड़ी के कुछ टुकड़े। इस गली का नाम इन्हीं अवशेषों के आधार पर है। जॉन मार्शल ने लिखा था। देखिए जॉन मार्शल एक पुरातत्वविद हैं, उन्होंने मोहनजोदड़ो एंड द इंडस वैली सिविलाइजेशन लिखा है। अब ये आप नोट कर लीजिएगा अपने JRF के लिए, बताए दे रहा हूँ, ये आप नोट कर लीजिएगा JRF के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही से पूछते हैं। ऐतिहासिक स्रोतों के नाम नोट कर लीजिएगा। 1925 में मोहनजोदड़ो के इसी भाग से 16 लोगों के अस्थि पंजर उन आभूषणों सहित मिले थे जिनकी मृत्यु उनके पहने समय हुई थी। बहुत समय पश्चात 1947 में REM व्हीलर ने भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के तत्कालीन डायरेक्टर जनरल थे, जब भारत आज़ाद हुआ तब की बात हो रही है, व्हीलर, इन पुरातात्विक साक्ष्यों का उपमहाद्वीप में ज्ञात प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद के साक्ष्यों के संबंध स्थापित करने का प्रयास किया था। देखिए यही बात मैंने आपको अभी समझाई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है और प्री जैसा ही क्वेश्चन बनता है। JRF नेट और तुम्हारे PCS IAS यहाँ से क्वेश्चन बनाते हैं ये। तो देखिए कहाँ से उद्धरण उठाया था और ये व्हीलर ने बताया था, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। ऋग्वेद में पुर शब्द, पुर माना, पुर का मतलब होता है नगर, ठीक है, इसलिए रामपुर, ठीक है ना, लक्ष्मणपुर, सीतापुर, तो पुर शब्द का मतलब होता है नगर, और इसी के अर्थ में जो है प्राचीर, किला या गढ़ से लिया गया है। और आर्यों के जो युद्ध के देवता इंद्र थे उनको क्या कहा गया? पुरंदर। तो पूछा जा सकता है आपसे, यानी कि गढ़ का विध्वंसक, यानी कि किलों को तोड़ने वाला, ठीक है, डिमोलिशिंग द फोर्ट्स, इंग्लिश में बता रहा हूँ, डिस्ट्रॉइंग, सिंपल शब्द में बता दे रहा हूँ, डिस्ट्रॉइंग द फोर्ट्स। तो इंद्र को इस तरह से माना है। ये दुर्ग कहाँ हैं या थे? पहले ये माना गया था कि ये मिथक मात्र थे। हड़प्पा में हाल ही में हुए उत्खननों से ने मानव परिदृश्य बदल दिया है। यहाँ हम मुख्यतः अनार्य प्रकार के एक बहुत विकसित सभ्यता पाते हैं जिसमें अब तक की जानकारी के अनुसार विशाल किलेबंदियाँ की गई थी। यह सुदृढ़ रूप से स्थिर सभ्यता कैसे नष्ट हुई? तो ये तो अनार्य सभ्यता थी, ठीक है ना, अनार्य सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता, आर्यों की सभ्यता बिल्कुल अलग तरीके की है, वो लोग संस्कृत बोलते हैं। तो ये कैसे नष्ट हुई? हो सकता है जलवायु संबंधी आर्थिक और राजनीतिक ह्रास ने इसे कमज़ोर किया हो, पर अधिक संभावना इस बात की है कि जानबूझकर तथा बड़े पैमाने पर किए गए विनाश ने इसे अंतिम रूप से समाप्त कर दिया। यह मात्र संयोग नहीं है कि मोहनजोदड़ो के अंतिम चरण में आभास होता है कि यहाँ पुरुषों, महिलाओं और बच्चों का जनसंहार किया गया था। यह परिस्थितियों के साक्ष्य के आधार पर इंद्र अभियुक्त माना जाता है। तो ये उद्धरण दिया गया है, ये लिखा है व्हीलर ने, हड़प्पा 1946 एंशिएंट इंडिया, याद रखिएगा, ठीक है।
किताब का नाम याद रखिएगा, स्पेशली फॉर JRF नेट एग्जामिनेशन। व्हीलर का नाम तो आप सभी याद रखिएगा। 1960 के दशक में जॉर्ज डेल्स नामक पुरातत्वविद ने मोहनजोदड़ो में जनसंहार के साक्ष्यों पर सवाल उठाए। उन्होंने दिखाया कि उस स्थान पर मिले सभी अस्थिपंजर एक ही काल से संबद्ध नहीं थे। तो देखिए कैसे इतिहास बदलता जाता है, नई नई खोज होती हैं और कैसे हमको सच्चाई तक पहुंचना होता है। अभी तक ये माना जा रहा था कि इस सभ्यता को नष्ट करने वाले जो लोग थे वो आर्य लोग थे। एक रामशरण शर्मा की बुक आती है, हालांकि मैं नहीं कहूँगा, आपको पुस्तक में नहीं फंसाऊंगा, लेकिन नाम बता देता हूँ आपको। रामशरण शर्मा की एक बुक है, भारत में आर्यों का आगमन। भारत में आर्यों का आगमन। इट्स अ वेरी गुड बुक टू अंडरस्टैंड द इन्वेजन और एडवेंट ऑफ आर्यंस इन इंडिया। बहुत अच्छी किताब लिखी है, छोटी सी किताब है, ज़्यादा बड़ी किताब भी नहीं है। शौक़ से पढ़ना हो तो आप पढ़ सकते हो, ठीक है। रिकमेंडेड नहीं है कंपटीशन के लिए कि आपको लगे कि साहब कंपटीशन की तैयारी के लिए। आपको शौक़ से पढ़ना है, इतिहास में आपकी रुचि है तो आप खूब पढ़िए। हालांकि इनमें से दो से तो निश्चित रूप से संहार के संकेत मिलते हैं, पर अधिकांश अस्थियां जिन संदर्भों में मिली हैं वे इंगित करती हैं कि अत्यंत लापरवाही तथा श्रद्धाहीन तरीके से बनाए गए शवाधान थे ये। शहर के अंतिम काल से संबद्ध विनाश का कोई स्तर नहीं है। व्यापक स्तर पर अग्निकांड के चिन्ह नहीं है। देखिए जब बहुत लोगों को मारा वारा जाता था तो आग भी लगा दी जाती, तो ऐसा कोई अग्निकांड हुआ हो ऐसा भी नहीं समझ में आता। चारों ओर फैले हथियारों के बीच कवचधारी सैनिकों के शव नहीं हैं। देखिए अगर युद्ध हुआ होता तो फिर सैनिकों के शव जब होते तो उनके कवच और हथियार भी मिलने चाहिए थे, ऐसा कुछ नहीं है। दुर्ग से जो शहर एकमात्र किलेबंद भाग था, अंतिम आत्मरक्षण के वहाँ कोई साक्ष्य नहीं मिलते कि भाई कोई युद्ध हुआ हो। अगर किला था तो फिर वहाँ युद्ध होता तो कोई आपको युद्ध के साक्ष्य मिलते कि लोग यहाँ मरे थे, तो ऐसे कोई साक्ष्य हमको नहीं मिलते हैं। तो ये बात जो है हमारी ख़त्म हो जाती है यहाँ पर। तो ये देखिए GF डेल्स द मिथिकल मैस्कर का मतलब होता है जनसंहार एट मोहनजोदड़ो एक्सपीडिशन। 1964 की ये किताब है, याद नाम रख लीजिएगा, कहीं नोट कर लीजिएगा। कई बार ऐसा होता है कि पूछते हैं तो हमको लगता है जाने कहाँ से पूछा है, NCERT में ही नाम दिया होता है। ये वो किताबें हैं जिनसे हिस्ट्री बनी है। आप कोई भी अच्छी बुक पढ़ोगे तो वो लोग भी इसको लेते हैं, भाई शुरुआत तो वहीं से ही है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि तथ्यों का सावधानीपूर्वक पुनरीक्षण कभी कभी पूर्ववर्ती व्याख्याओं को पूरी तरह से उलट देता है। तो देखिए यही इतिहास की आत्मा है, यही इसी तरह से इतिहास जो है वो ट्रूथ की तरफ पहुंचता है कि सच क्या था, ये जानने की कोशिश करता है। तो आज की हम चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूं कि आपको ये लेक्चर भी बहुत पसंद आएगा सुनने के बाद में, और एक आपको नई इंसाइट देगा। कल फिर इसको आगे बढ़ाएंगे, हम ख़त्म करेंगे जल्दी इसको। अब तब तक के लिए अलविदा।